बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों को पता है कि हम एमसीक्यूज ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी के दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, उसमें हमने रिसर्च डेफिनेशन, हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स और रिसर्च के जो डिफरेंट डिजाइन होते हैं उनके बारे में एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। और जो पार्ट 2 हमारा था एमसीक्यूज ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी का, उसमें हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और आज हमारा जो पार्ट 3 है एमसीक्यूज ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो रिसर्च टूल्स के ऊपर और स्टैटिस्टिकल टेस्ट के ऊपर बनाए गए हैं। मींस कि जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो कौन कौन से रिसर्च टूल्स को हम यूज करते हैं फॉर डाटा कलेक्शन, और कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम अप्लाई करते हैं अपने डाटा के ऊपर रिजल्ट्स को बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए। तो ये टोटल 35 एमसीक्यूज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफरेंट पेपर्स में। इनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो चुके हैं। तो इसमें हमने कोशिश की है कि जो हमारा रिसर्च टूल्स प्लस जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं उनसे मुतल्लिक जितने भी कंसेप्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट या बेसिक कंसेप्ट हैं, उनको हम क्वेश्चंस की फॉर्म में आप लोगों के सामने ला सकें। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। A researcher wants to conduct a large-scale survey regarding the effectiveness of midday meal scheme. For this purpose, which tool will be suitable? अब इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि रिसर्चर जो है वो लार्ज स्केल सर्वे करवाना चाह रहा है, यानी कि की पॉइंट अगर इसमें हम देखते हैं कि हमारा की पॉइंट क्या है, लार्ज स्केल सर्वे वो करवाना चाह रहा है। ठीक है, ये लार्ज स्केल हमारा एक की पॉइंट है और सर्वे करवाना चाह रहा है हमारा हमसे। तो हमने करना क्या, अब देखना यह है कि विच टूल विल बी सूटेबल, कौन सा टूल सूटेबल रहेगा। अब हमें पता है कि जब भी हमारी पॉपुलेशन लार्ज हो या हमने लार्ज स्केल पे सर्वे करना हो तो हम कौन सा रिसर्च का टूल यूज करते हैं, हम क्वेश्चनियर यूज करते हैं। उसकी रीजन क्या होती है कि क्वेश्चनियर की मदद से हम कम टाइम में ज्यादा लोगों से एक तो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे हमारा फाइनेंस जो होता है, फाइनेंशियली हमें उसमें हमारा खर्चा कम आता है। क्योंकि अगर हमने ज्यादा लोग होंगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, अगर हम उनसे ऑब्जर्वेशन के जरिए डाटा कलेक्ट करते हैं या इंटरव्यू के जरिए डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसमें हमारा एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, दूसरा फाइनेंस ज्यादा इन्वॉल्व होगा। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी क्वेश्चनियर है, कि जब भी लार्ज स्केल लेवल पे सर्वे करना हो या हमारी पॉपुलेशन का साइज लार्ज हो तो हम फिर डाटा कलेक्शन के लिए क्वेश्चनियर वाला जो टूल हमारा है इसको हम यूटिलाइज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। इन ऑर्डर टू स्टडी द इंटरेस्ट ऑफ अ स्टूडेंट, ईच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कुड बी यूज्ड। हम स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट को चेक करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट को देखना चाह रहे हैं। वो कह रहा है जी ये जो दिए गए टूल्स हैं इनमें से कोई भी यूज किया जा सकता है। विच ऑफ दीज टूल्स इज मोस्ट डिपेंडेंट ओनली ऑन द सब्जेक्ट। इसमें से कौन सा टूल जो है वो ज्यादा डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। मींस के जिससे हम डाटा ले रहे हैं, जिससे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें इंटरव्यू के जरिए भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के जरिए भी, पर्सनल इन्वेंट्री के जरिए भी, रेटिंग स्केल के लिए। लेकिन यहां पे उसने कंडीशन की है कि विच ऑफ दीज टूल्स इज मोस्ट डिपेंडेंट ओनली ऑन द सब्जेक्ट, के इसमें से कौन सा टूल जो है वो ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो हमें पता है जी पर्सनल इन्वेंट्री जो होती है ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने क्या करना होता है, अपने इंडिविजुअल से या हमारे इंडिविजुअल्स ने रिपोर्ट करना होता है अपनी इंटरेस्ट के बारे में, अपनी प्रेफरेंस के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेड्स के बारे में। तो इस पर्पस के लिए जो मोस्ट सूटेबल या मोस्ट अप्रोप्रिएट टूल होता है वो पर्सनल इन्वेंट्री होती है, जिसकी मदद से हम अपने इंडिविजुअल से, पार्टिसिपेंट से उनकी इंटरेस्ट, प्रेफरेंस और पर्सनैलिटी ट्रेड्स के बारे में जान सकते हैं। लिहाजा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जी क्वेश्चन नंबर 3 है, बाइपोलर मेथड इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड टेस्ट। अब हमें पता है कि हम जो डाटा कलेक्शन के लिए या रिसर्च टूल में जो टेस्ट यूज करते हैं उसमें हमारा एक लिकर्ट्स मेथड होता है, थर्स्टोन टेक्निक है, सिमेंटिक डिफरेंशियल है, गुडमैन टेस्ट है। इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि बाइपोलर किसको कहते हैं, अदर नेम बाइपोलर किसका है, या बाइपोलर मेथड किस में यूज होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है सिमेंटिक डिफरेंशियल, इसमें बाइपोलर मेथड यूज होता है, क्योंकि इसमें हम टू एक्सट्रीम चॉइसेस की बात कर रहे होते हैं। सिमेंटिक डिफरेंशियल मेथड जो है हमारा एटीट्यूड टेस्ट में, इसमें हम टू एक्सट्रीम चॉइसेस की बात कर रहे होते हैं।
इसलिए इसको बाईपोलर के दो पोल होते हैं, या आपने राइट साइड पे फर्ज करे जाना है या आपने लेफ्ट साइड पे जाना है, यानी कि टू एक्सट्रीम चॉइसेस होती हैं इसमें हमारे पास, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, डैश हेल्प्स मेकिंग एस्टिमेशंस और जनरलाइजेशंस फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ सैंपल सर्वे, कि जब हमने सैंपल का सर्वे कर लिया है, अब हमने एस्टिमेशंस या जनरलाइजेशंस लेनी है, कहां से, फ्रॉम द रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कौन सी चीज है जो हमें इसमें हेल्प करेगी, या किस चीज के जरिए हम ये काम कर सकते हैं। तो हमें पता है जी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो होता है, इसकी मदद से हम जनरलाइजेशंस, या आप ये कह लें कि सैंपल से जब हमने डाटा कलेक्ट कर लेना है, जब हमने सैंपल सर्वे कर लेना होता है, तो फिर हम उसके ऊपर क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई करते हैं, ताकि हम जनरलाइजेशंस को बना सकें या एस्टिमेशंस जो हमने शुरू में बनाई थी उसको चेक कर सकें। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट विच आल्सो यूज्ड एज पैरामेट्रिक टेस्ट इज नाउन एज, कि वो कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो एज ए पैरामेट्रिक टेस्ट भी यूज होता है। अब हमें पता है कि दो किस्म के टेस्ट हैं, एक को हम पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं, दूसरे को नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। और पैरामेट्रिक टेस्ट जो है ये मोस्टली हम जब हमारा डाटा क्वांटिटेटिव होता है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस वक्त हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं, और जब हमारा डाटा क्वालिटेटिव होता है तो उस वक्त हम ज्यादातर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। और पैरामेट्रिक टेस्ट जो है हमारे, उसमें जो काबिल जिक्र हैं वो टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा, ये पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में एक कॉई स्केयर आता है, एक यू टेस्ट आता है, इसी तरह एक दो टेस्ट और भी हैं, लेकिन उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। ज्यादातर हम पैरामेट्रिक टेस्ट जो है उनके बारे में बात करते हैं, और नॉन पैरामेट्रिक में अगर बात करते भी हैं तो ज्यादा बात कॉई स्केयर के बारे में और यू टेस्ट के बारे में होती है। अब आपने इनके नाम भी याद रखने हैं, अलग अलग आपको पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट हैं और नॉन पैरामेट्रिक में कौन कौन से हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात इनमें से वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पैरामेट्रिक, कि इनमें से कौन सा जो है वो पैरामेट्रिक नहीं है या कौन सा जो है वो पैरामेट्रिक है। इस तरह करके क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पैरामेट्रिक में कौन कौन से आते हैं और नॉन पैरामेट्रिक में कौन से हैं। अब इनमें जैसे हमने पढ़ा कि टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट और अनोवा ये पैरामेट्रिक में आते हैं, और नॉन पैरामेट्रिक में हमने जो काबिल जिक्र हैं दो, उनमें कॉई स्क्वायर और यू टेस्ट के बारे में पढ़ा। अब वो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि वो कौन सा नॉन पैरामेट्रिक है जो एज ए पैरामेट्रिक भी यूज होता है। तो उसका आंसर है जी ऑप्शन सी, कॉई स्क्वायर जो है ये हम एज ए पैरामेट्रिक भी इसको यूज कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, के इनमें से कौन सा जो है वो डाटा कलेक्शन का मेथड नहीं है। अब हमें पता है क्वेश्चन के जरिए भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू के जरिए भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन के जरिए भी करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि गिवन ऑप्शंस में से जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इसके जरिए एक डाटा कलेक्शन का हमारा मेथड नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो होता है वो एक प्रोसेस का नाम है, प्रोसीजर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 7, and items that directs participants to different follow up questions, ठीक है। अब वो कह रहा है उन आइटम्स को हम क्या कहेंगे जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनसे हम डाटा ले रहे होते हैं उनको वो डायरेक्ट करते हैं या उनको लीड करते हैं कि वो डिफरेंट जो फॉलो अप क्वेश्चंस हैं डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्पॉन्सेज, कि उन्होंने जो जवाब दिए हैं जिन सवालों का, जो क्वेश्चंस हमने उनसे किए और उन्होंने उनका कोई ना कोई आंसर किया है, तो उन आंसर्स की, उन क्वेश्चंस की सूरत में, उनके जवाबात की सूरत में हम उनसे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो हमारे फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं जी कंटिंजेंसी क्वेश्चंस, कंटिंजेंसी क्वेश्चंस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मसलन इससे मुराद ये होता है कि जैसे कहते हैं ना सवाल में से सवाल को निकालना या जवाब में से सवाल को निकालना। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से जैसे पूछूं जी कि हैव यू एवर स्मोक्ड सिगरेट, कि क्या आपने कभी सिगरेट पी है, ये मेरा क्वेश्चन है। आप लोग मुझे रिप्लाई करते हैं जी यस, लेट्स सपोज आप लोग मुझे कहते हैं यस, मैं फिर अगला क्वेश्चन आपके इस जवाब में से ही निकालूंगा कि हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। अब ये जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ना इसको हम कंटिंजेंसी क्वेश्चन कहेंगे, जो जनरेट किससे हुआ है, आपके जवाब से, आपके रिस्पॉन्स से जो जनरेट हुआ है, इसको हम कंटिंजेंसी क्वेश्चन कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे वो यही पूछ रहा था कि जो हम फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं, जो उनके रिस्पॉन्सेस, जो उन्होंने जवाब दिए होते हैं, जो उन्होंने रिस्पोंड किया होता है, उसकी सूरत में जो हम उनसे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछते हैं उनको क्या कहते हैं।
तो उन्हें हम कंटिजेंसी क्वेश्चंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जी, ओपन एंडेड क्वेश्चंस प्रोवाइड प्राइमरी डैश डाटा। अब हमें पता है कि जब हम रिसर्च टूल में क्वेश्चनएयर के जरिए डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमारा क्वेश्चनएयर जो होता है वो दो किस्म का होता है। एक को हम ओपन एंडेड क्वेश्चनएयर कहते हैं और दूसरे को क्लोज एंडेड। जो हमारा क्लोज एंडेड होता है उसको रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चनएयर भी कहा जाता है और ओपन एंडेड को हम अनरिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चनएयर भी कहते हैं। जो क्लोज एंडेड होता है उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन के साथ साथ हमने आंसर भी लिखे होते हैं, जवाबात भी लिखे होते हैं और गिवन आंसर में से ही हमारे रिस्पोंडेंट्स को टिक करना पड़ता है या चूज करना पड़ता है अप्रोप्रिएट आंसर जो उसको लगता है। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं उसमें क्या होता है कि जस्ट क्वेश्चन लिखा होता है और हमारा रिस्पोंडेंट जो होता है वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी ओपिनियन की बेस पे या अपनी प्रेफरेंस की बेस के उसका रिप्लाई करता है, उसको जवाब देता है। और ये ज्यादातर जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जब हमने क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करना होता है तो उस सूरत में हम ये क्वेश्चंस यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज यूजुअली डन फॉर एक्सप्लोरेटरी पर्पस, इट इज आल्सो कॉल्ड डैश ऑब्जर्वेशन। कि जो हमारी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है इसका दूसरा नाम क्या है? ये हम वो कहता है ये एक्सप्लोरेटरी पर्पस के लिए करते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? तो हमें पता है जी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का दूसरा नाम जो है वो नेचुरलिस्टिक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, अनदर नेम फॉर लिकर्ट स्केल इज। अब ये लिकर्ट स्केल क्या होता है? जैसे हमने शुरू में भी बात की कि डाटा कलेक्शन के लिए जो हम एक एटीट्यूड टेस्ट हमारे होते हैं उसमें से एक हमारा ये लिकर्ट स्केल भी आता है और दूसरे जो एटीट्यूड टेस्ट होते हैं उसमें थर्स्टोन टेक्निक है, सिमेंटिक डिफरेंशियल है, गुटमैन मेथड है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं। अब उसमें हमसे वो ये पूछ रहा है कि ये लिकर्ट स्केल जो होता है इसका दूसरा नाम क्या है? अदर नेम। तो हमें पता जी इसका अदर नेम समेटेड रेटिंग स्केल भी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन दैट आर यूज्ड बाय द एजुकेशनल रिसर्चर। दो चीजें पूछ रहा है जी, कौन सी? नंबर 1 पे कि मेजर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन नहीं है। कहता जी नीचे मैंने ऑप्शंस में आपको जो दिए हुए हैं डाटा कलेक्शन के टूल्स, उनमें से कौन सा जो है वो मेजर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन नहीं है। और दूसरे नंबर पे वो एजुकेशनल रिसर्चर उसको यूज नहीं करते या बहुत कम यूज करते हैं। अब हमें पता है एजुकेशनल रिसर्चर ऑब्जर्वेशन के जरिए, इंटरव्यू के जरिए और क्वेश्चनएयर के जरिए तो डाटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन चेकलिस्ट जो है ये एक मेजर मेथड नहीं है डाटा कलेक्शन का और एजुकेशनल रिसर्चर इसको बहुत कम यूज करते हैं या इसकी मदद से बहुत कम डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, अ सेंसस टेकर ऑफन कलेक्ट्स डाटा थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। जब हम सेंसस कर रहे होते हैं, मर्दमशुमारी कर रहे होते हैं, तो जो मर्दमशुमारी करने वाला पर्सन होता है वो डाटा जो कलेक्ट करता है तो वो कौन सा मेथड यूज करता है? तो हमें पता है जी जब वो मर्दमशुमारी के लिए डोर टू डोर जाता है तो वहां पे जाके वो क्या करता है? क्वेश्चंस पूछता है, इंटरव्यू लेता है, ठीक है। तो इंटरव्यू के जरिए वो हर घर से डाटा लेता है या डाटा कलेक्ट करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूनाइटिंग वेरियस क्वालिटेटिव मेथड्स विद क्वांटिटेटिव मेथड्स कैन बी कॉल्ड एज। अब हमें पता है कि जब हम क्वालिटेटिव मेथड्स और क्वांटिटेटिव मेथड्स को इकट्ठे यूज करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? एक तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड मेथड और दूसरा इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइएंगुलेशन भी इसको कहा जाता है, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स दोनों को इकट्ठा यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसर्च टूल। अब इनमें से हमने बताना जी कौन सा रिसर्च टूल नहीं है, यानी कि कौन सा मेथड है जिसको हम डाटा कलेक्शन के लिए यूज नहीं करते या डाटा कलेक्शन के लिए यूज नहीं होता। तो ऑप्शंस में देखें, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, वीडियो कैमरा, क्वेश्चनएयर और रिसर्च क्वेश्चन। अब हमें पता है जी कि रिसर्च क्वेश्चन जो है ये रिसर्च टूल्स में नहीं आता या इसकी मदद से हम डाटा कलेक्ट नहीं करते। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज्ड टू टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी। कि ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बारे में हमसे पूछ रहा है कि जब हमने नॉर्मेलिटी चेक करनी होगी अपने सैंपल की तो हम क्या करेंगे, कौन से टेस्ट यूज किए जाएंगे? अब हमें पता है जी कि इसमें कॉई स्क्वायर जो टेस्ट होता है हमारा वो नॉर्मेलिटी के लिए, गुडनेस ऑफ फिट के लिए, होमोजेनिटी के लिए, जब हमने ये चेक करना हो कि हमारा सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को फिट है या नहीं, हमारा सैंपल जो है वो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, या हमारा सैंपल और पॉपुलेशन के दरमियान होमोजेनिटी है या नहीं।
ठीक है, तो उसके लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं वो एक कॉई स्क्वायर होता है। अब कॉई स्क्वायर के साथ उसने जो दिया हुआ दूसरा टेस्ट एली फोर्स, ये दोनों ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है जी, अ टाइप 1 एरर अकर्स व्हेन, के टाइप 1 एरर्स जिसको हम अल्फा एरर भी कहते हैं, ये कब होता है या इसकी एग्जांपल क्या है? तो हमें पता है जी टाइप 1 एरर या अल्फा एरर कब होता है कि जब हमारा नल हाइपोथेसिस जो है इज इनकरेक्टली रिजेक्टेड व्हेन इट इज ट्रू, कि हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि हमारा नल हाइपोथेसिस ठीक था, हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू था, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि हमने कौन सा एरर हो गया जी? टाइप 1 एरर या अल्फा एरर हो गया, कि जब हमारा नल हाइपोथेसिस ठीक हो और हम उसको रिजेक्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, कॉई स्क्वायर टेस्ट इज नॉट वेरी इफेक्टिव इफ द सैंपल इज, अब हमें पता है कि कॉई स्क्वायर टेस्ट जो होता है ना, इसको हम सेंसिटिव टू सैंपल साइज भी समझते हैं कि ये सैंपल साइज के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, और जब हमारा सैंपल स्मॉल हो, जब हमारा सैंपल का साइज छोटा हो, तो उस सूरत में कॉई स्क्वायर जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता हमारे लिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है जी, द हाइपोथेसिस दैट एन एनालिस्ट इज ट्राइंग टू प्रूव इज कॉल्ड, कि वो कौन सा हाइपोथेसिस होता है जिसको एनालिस्ट क्या करना चाहता है? प्रूव करना चाहता है। अब हमें पता है कि रिसर्चर की हमेशा ये कोशिश होती है कि वो नल हाइपोथेसिस को क्या कर दे? रिजेक्ट कर दे। हर रिसर्चर ये कोशिश करता है कि नल हाइपोथेसिस उसका रिजेक्ट हो जाए, और दूसरा फिर प्रूव कौन सा हो? जाहिर है अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो उसकी जगह पे फिर अल्टरनेटिव या रिसर्च हाइपोथेसिस जो होगा वो उसका एक्सेप्ट होगा या प्रूव होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। ठीक है, अब हमने जैसे पढ़ा था ना कि एक हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, दूसरे हमारे नॉन पैरामेट्रिक होते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट में हमने टी टेस्ट, जी टेस्ट, एनोवा और एफ टेस्ट पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा हो, या जब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल हो तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। नॉन पैरामेट्रिक जो होते हैं ना, उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं होती, वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके लिए वो हम उसको यूज कर सकते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को, इसलिए हम उनको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, इफ देयर इज इंटरवल एंड रेशियो डाटा विच टेस्ट विल बी यूज्ड। अगर अब डाटा हमारे पास कौन सा जी, उसने बता दिया इंटरवल एंड रेशियो है, मींस कि ये कौन सा डाटा है? अब हमें पता है इंटरवल एंड रेशियो है, तो इसका मतलब ये कौन सा डाटा जी? क्वांटिटेटिव है। और अगर क्वांटिटेटिव डाटा हो तो फिर हम कौन से टेस्ट यूज करते हैं? पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है जी, विच टेस्ट हेल्प्स अस टू फाइंड वेदर द सैंपल फिट्स इनटू पॉपुलेशन और नॉट। ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी बात कर चुके हैं कि वो कौन सा टेस्ट होता है जो हमें ये हेल्प करता है, जिससे हम ये चेक करते हैं कि हमारा सैंपल पॉपुलेशन में फिट है या नहीं। तो वो कौन सा टेस्ट होता है जी? ऑप्शन सी कॉई स्क्वायर हमें ये बताता है। क्वेश्चन नंबर 22 है जी, डैश वाज डेवलप्ड बाय विलियम सेले गोसट, के वो कौन सा टेस्ट था जिसको विलियम सेले गोसट ने डिजाइन किया था, बनाया था? तो उसका आंसर क्या है जी? टी टेस्ट। और ये मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टी टेस्ट के डेवलपर के बारे में कि ये किसने डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 23, सैंपल साइज इज लार्ज एंड पॉपुलेशन वेरिएंस इज नॉट नोन, देन विच टेस्ट विल बी अप्लाइड। अब हमें पता है, उसने बता दिया जी कि सैंपल साइज इज क्या है? सैंपल साइज हमारा उसने कहा जी लार्ज है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन वेरिएंस इज नॉट नोन, पॉपुलेशन वेरिएंस इज नॉट नोन। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो हमारा टी टेस्ट, जी टेस्ट और अनोवा है ना, ये तकरीबन एक ही पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। टी टेस्ट कब यूज करते हैं, पहले हम ये देखते हैं। टी टेस्ट उस वक्त यूज किया जाता है जब हमारे सैंपल का साइज स्मॉल हो और पॉपुलेशन का वेरिएंस हमें मालूम ना हो, तो टी टेस्ट यूज करेंगे। और अगर इसके उलट कर दिया जाए, यानी कि सैंपल साइज जो है वो लार्ज हो और पॉपुलेशन का वेरिएंस हमें मालूम हो, तो फिर हम क्या करेंगे? जी टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पे उसने क्या कर दिया? दोनों चीजों को मिक्स कर दिया। उसने कहा जी सैंपल साइज लार्ज है,
लेकिन साथ उसने ये भी बता दिया कि पॉपुलेशन का वेरिएंस हमें मालूम भी नहीं है। तो इस सूरत में क्या करेंगे? तो इस सूरत में हम जी टेस्ट ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज लार्ज है। पॉपुलेशन का वेरिएंस अगर हमें मालूम ना भी हो तो हम सैंपल वेरिएंस को यूज करके इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच टेस्ट विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इफ द सैंपल साइज इज स्मॉल एंड वेरिएंस इज नोन। अब यहां पे देखें चीज को फिर उसने घुमा दिया। यहां पे वो कहता जी सैंपल साइज तो स्मॉल है, लेकिन साथ उसने क्या कर दिया कि वेरिएंस उसने कहा जी हमें मालूम है। तो सैंपल साइज अगर स्मॉल हो और वेरिएंस हमें मालूम हो तो फिर भी हम क्या करेंगे? जी टेस्ट ही यूज करेंगे, क्योंकि वेरिएंस अगर मालूम हो तो फिर हम जी टेस्ट ही यूज करते हैं, जी टेस्ट ही हमारा इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है जी, वेरिएंस रेशियो टेस्ट इज आल्सो नोन एज। अब हमें पता है वेरिएंस रेशियो टेस्ट हम किसको कहते हैं जी? एफ टेस्ट को। एफ टेस्ट जो होता है ये हमें जो हमारा सैंपल का डिफरेंट सैंपल्स जो होते हैं उनके वेरिएंस का कंपैरिजन करके बताता है। कंपेयर जब हम करते हैं कि इस दोनों में फर्क क्या है, तो उसके लिए हम एफ टेस्ट यूज करते हैं, इसलिए हम इसको वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है जी, डैश टाइप ऑफ एरर इज आल्सो कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव एंड एरर ऑफ ओमिशन। अब जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि टाइप 1 एरर क्या होता है, उसको हमने अल्फा एरर भी कहा था। अब इसका दूसरा नाम जो है वो फॉल्स पॉजिटिव भी है। अल्फा एरर या टाइप 1 एरर का दूसरा नाम फॉल्स पॉजिटिव भी है और एरर ऑफ कमीशन भी है टाइप 1 का, ठीक है। और इसी तरह टाइप 2 जो हमारा होता है इसमें क्या होता है, इसका दूसरा नाम बीटा एरर भी है और इसको फॉल्स नेगेटिव भी बोलते हैं और एरर ऑफ ओमिशन भी बोलते हैं। यानी कि ये इन दोनों के तीन तीन नाम समझ लें कि टाइप 1 का एरर, टाइप 1 एरर जो होता है उसको अल्फा एरर भी कहते हैं, फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं, एरर ऑफ कमीशन भी कहते हैं। और टाइप 2 जो होता है इसको हम बीटा एरर भी कहते हैं, फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं और एरर ऑफ ओमिशन भी कहते हैं। तो यहां पे चूंकि वो हमसे वो पूछ रहा है फॉल्स पॉजिटिव और एरर ऑफ ओमिशन के बारे में, तो इट मींस वो हमसे टाइप 1 एरर के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा करेक्ट? टाइप 1 एरर। क्वेश्चन नंबर 27 है, एफ टेस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। एफ टेस्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो हमें पता है जी ये एफ टेस्ट जो है वो रोनाल्ड एमिलियर फिशर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन। अब हमें पता है जैसे हमने शुरू में भी बात की कि रिसर्चर की हमेशा कोशिश ये होती है कि वो अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दे, इसलिए वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो अप्लाई करता है वो हमेशा किसके ऊपर अप्लाई करता है? अपने नल हाइपोथेसिस के ऊपर अप्लाई करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 29 नंबर क्वेश्चन है जी, नॉन पैरामेट्रिक वर्जन ऑफ टी टेस्ट और काउंटर पार्ट ऑफ टी टेस्ट इज। अब हमें पता है कि टी टेस्ट जो है वो किस में आता है? पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है। वो कह रहे जी यही काम जो टी टेस्ट करता है पैरामेट्रिक टेस्ट में, तो वो कौन सा टेस्ट है जो यही काम नॉन पैरामेट्रिक डाटा की सूरत में करेगा या नॉन पैरामेट्रिक में करेगा? तो उसका आंसर है जी यू टेस्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैन विथने या यू टेस्ट ये दोनों इसके नाम हैं। तो ये इसको हम नॉन पैरामेट्रिक वर्जन ऑफ टी टेस्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है जी, विच टेस्ट इज आल्सो नोन एज एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट एंड जी टेस्ट। अब हमने ये जैसे पीछे भी डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट और जी टेस्ट क्या होता है, उसको हम अनोवा कहते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? हमने पढ़ा था कि टी टेस्ट और जी टेस्ट इन दोनों का मकसद एक ही होता है कि जब हम एक या दो सैंपल का जो मीन होता है उसमें सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस मालूम करते हैं, या सादा अल्फाज में कह लें कि एक या दो सैंपल्स के दरमियान जो उनका मीन डिफरेंस होता है वो हम मालूम करते हैं टी टेस्ट में और जी में। अब इन दोनों की कंडीशन फिर अलग अलग है। टी टेस्ट में क्या होगा कि सैंपल साइज स्मॉल होगा और पॉपुलेशन का वेरिएंस मालूम नहीं होगा, और जी टेस्ट में क्या होगा? सैंपल साइज लार्ज होगा और पॉपुलेशन का वेरिएंस मालूम होगा। लेकिन अगर हमने दो से ज्यादा सैंपल का मीन डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो फिर हम क्या करते हैं? अनोवा यूज करते हैं फॉर मोर देन 2 सैंपल्स, ठीक है। इसलिए हम इसको टी टेस्ट और जी टेस्ट की एक्सटेंशन भी कहते हैं अनोवा को। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
31 नंबर क्वेश्चन है जी, एन एथलेटिक कोच कंडक्टेड वर्टिकल जंप टेस्ट and find that a particular athlete has a power but actually he don't have, यानी कि टेस्ट ने उसको बता दिया है कि वो पावर रखता है। टेस्ट उसने कंडक्ट किया, उससे ये उसको पता चल गया कि उसके अंदर पावर मौजूद है, लेकिन एक्चुअली क्या था, एक्चुअली ही डोंट हैव। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कौन सी गलती कर रहे हैं कि जब हमारा नल हाइपोथेसिस ठीक हो और हम उसको रिजेक्ट कर दें, इसको हम कहते हैं जी टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर कि हम किसी उस ट्रेड को, किसी उस क्वालिटी को, किसी उस कैरेक्टरिस्टिक्स को या किसी उस चीज को फाइंड आउट कर लें जो हकीकत में मौजूद ना हो, तो इसको हम टाइप 1 एरर कहते हैं। और टाइप 2 एरर जो होता है वो बिल्कुल इसके उलट होता है कि जो चीज हकीकत में मौजूद है उसको फाइंड आउट ना कर सकना, उसको हम टाइप 2 एरर या बीटा एरर या जैसे अदर नेम मैंने प्रीवियस एमसीक्यूज में आपको बताएं वो सारे इसके नेम है। क्वेश्चन नंबर 32 है जी, इफ द सैंपल साइज इज 25 एंड पॉपुलेशन वेरिएंस इज नॉट नोन। अब यहां पे उसने बता दिया कि सैंपल का साइज 25 है और पॉपुलेशन का वेरिएंस भी हमें मालूम नहीं है, तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे जी? ठीक है, ये हम प्रीवियस डिस्कस भी कर चुके हैं इसको इन डिटेल कि सैंपल का साइज अगर स्मॉल हो, पॉपुलेशन का वेरिएंस मालूम ना हो, तो फिर हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। और मोस्टली हम ये समझते हैं कि अगर हमारे सैंपल का साइज जो है वो 30 या 30 से लेस देन हो, तो फिर हम उसको ये समझते हैं कि ये सैंपल का साइज जो है वो स्मॉल है। यानी कि 30 या 30 से कम अगर सैंपल का साइज होगा तो वो सैंपल का साइज स्मॉल समझा जाएगा, अगर इससे ऊपर होगा तो वो सैंपल का साइज लार्ज समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है जी, द फर्स्ट मेथड ऑफ एटीट्यूड असेसमेंट इज नोन एज द थर्स्टन टेक्निक ऑफ स्केल्ड वैल्यू। इट वाज डिजाइंड बाय डैश इन 1928। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ये एटीट्यूड टेस्ट जो हैं जितने भी डिस्कस किए हमने, इन तमाम के जो फाउंडर हैं या जिन्होंने इनको डिजाइन किया उनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ हम देख भी लेते हैं, जो पहला लिखा हुआ ना जी रैनसन, ये इसने डिजाइन किया था लिकर्ट स्केल मेथड। ठीक है, दूसरा जो लोइस लोइन है ये इसका करेक्ट आंसर है जिसने ये थर्स्टन टेक्निक को डिजाइन किया था। तीसरा जो ऑसगुड सूची एंड ये जो थेनिबम लिखा हुआ है या जो भी वर्ड है, ये इसने डिजाइन किया था सिमेंटिक डिफरेंशियल टेस्ट। सिमेंटिक डिफरेंशियल टेस्ट इसने डिजाइन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। रैनसन जो था, रैनसन ने लिकर्ट स्केल मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था या कह ले डिजाइन किया था। लुइस लोइन ने थर्स्टन टेक्निक और ऑस्कर सूची, और दूसरा जो इसके नाम साथ लिखा हुआ है इन्होंने सिमेंटिक डिफरेंशियल, और ये जो नंबर 4 पे लिखा हुआ है डी पे डॉलर्स एंड बर्कोविट्स, ये इररेलेवेंट है, ये इनसे रिलेटेड नहीं है एटीट्यूड। तो करेक्ट आंसर 33 क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। 34 क्वेश्चन नंबर 34 है जी, डैश इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द पैटर्न ऑफ फीलिंग्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। कि जब हमने ये चीज चेक करनी हो ग्रुप के अंदर सोशल इंटरेक्शन या प्रेफरेंस हमने चेक करनी हो, फीलिंग्स ऑफ एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, लाइक, डिसलाइक, यानी कि एक ग्रुप है हमारे पास, एक मेंबर सोसाइटी है हमारे पास, उसमें हम ये चेक करना चाहते हैं कि इस सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी पैटर्न ऑफ फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के हवाले से, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, या उनका सोशल इंटरेक्शन क्या है, उनकी प्रेफरेंस क्या है। तो उसके लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं? उसके लिए हमें सोशियोमेट्री यूज करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन है जी, एन इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू कंडक्ट अ स्टडी टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ विमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2009। कि ये फर्ज कर रहे हैं कोई 2009 में कोई विमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया था और इन्वेस्टिगेटर ये देखना चाहता है अपनी स्टडी की मदद से कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन में कितनी प्रोग्रेस हुई है, कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टूल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्पस। तो इसमें से वो कहता है जी कौन सा टूल यूज करेगा वो अपनी इस स्टडी के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए। अब हमें पता है कि ये स्टडी जो होगी वो लार्ज लेवल पे स्टडी होगी, तो इसलिए हमें जब भी लार्ज लेवल पे स्टडी करनी होगी या हमारी पॉपुलेशन का साइज या सैंपल का साइज जब लार्ज होगा, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चनएयर ही यूज करेंगे, क्योंकि इसके लिए हम जल्दी बआसानी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हमें क्वेश्चनएयर मेल कर सकते हैं, हम क्वेश्चनएयर थ्रू पोस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमारा इतना खर्चा नहीं आता।
जबकि इसकी बजाय अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो उस पर हमारा खर्चा ज्यादा आएगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। लिहाजा 35 क्वेश्चन जो हमारा है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, क्वेश्चन एयर के जरिए। तो ये हमारे 35 मोस्ट अप्रोप्रिएट या मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस थे रिसर्च टूल्स के ऊपर या स्टैटिस्टिकल टेस्ट के ऊपर। और ये 35 क्वेश्चंस नहीं है, ये समझ लें कि तकरीबन 35 कंसेप्ट बन जाते हैं जो आपके ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि हमने इसमें वो कोशिश की है कि किसी भी तरह का जो कंसेप्ट है उसको एक ही क्वेश्चन में आपको एलेबोरेट कर दूं, यानी कि एक क्वेश्चन से हमारे 2-3 क्वेश्चंस भी बन सकते थे, लेकिन हमने उसको मिनिमाइज कर दिया और आप लोगों को साथ वैसे ओरली उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये चीज ये होती है। ठीक है, तो अगर आप ये 35 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम आपको ये यकीन दहानी कराते हैं कि रिसर्च टूल्स के ऊपर या स्टैटिस्टिकल टेस्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपके लिए वो मुश्किल नहीं होगा। होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, खास करके फिजिकल एजुकेशन के, उन ग्रुप्स में इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें, समझ सकें और इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।